आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो एम्पियर के परिपथ नियम पर आधारित है पढ़ेंगे, टॉरॉइड। देखिए टॉरॉइड क्या होता है। पिछले भाग में हमने परिनालिका के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि परिनालिका एक बेलनाकार, इस तरीके से एक बेलनाकार खोखले कुचालक पदार्थ पर जब विद्युतरुद्ध तांबे के तार को लपेट करके युक्ति बनाई जाती है इस तरीके से, तो इसे हम परिनालिका कहते हैं। बच्चों, अगर इस परिनालिका को वृत्ताकार मोड़ दिया जाए, सपोज़ ये मेरा हाथ जो है वो एक परिनालिका है, ये उंगली एक परिनालिका है, अगर इसको मोड़ दिया जाए इस प्रकार से और मोड़ करके और इसका एक घेरा बना दिया जाए, तो ये जो घेरा अब हमारे पास में प्राप्त हुआ है इसे हम कहेंगे टॉरॉइड। अब इसका बेनिफिट क्या है? हमने ये देखा था कि परिनालिका के भीतरी भाग में चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान होता है, लेकिन किनारों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो भीतरी भाग की तुलना में थोड़ा अलग होता है, और किनारों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो भीतरी भाग की तुलना में लगभग आधा होता है। अगर हम इन दोनों सिरों को लेफ्ट वाला जो सिरा है, राइट वाला जो सिरा है, इसको मोड़ करके मिला दें, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, चूँकि इसमें कोई भी एक कॉर्नर अब नहीं रहेगा, इसलिए सभी स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो जाएगा। दूसरी बात है कि यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भीतरी भाग का आधा है। अगर मैं इसे हाफ बी कहूँ और इसे भी मैं हाफ बी कहूँ, तो ये दोनों किनारों के मिलने से टोटल हमें जो चुंबकीय क्षेत्र किनारों पर जो हमें पहले प्राप्त हो रहा था हाफ बी, अब ये बी हो जाएगा, यानी कि संपूर्ण भाग में हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए इस युक्ति का निर्माण किया जाता है। परिनालिका की तरह ही टॉरॉइड में भी जो इसके बाहर बिंदु हैं उन पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। सामान्यतः इस प्रकार से टॉरॉइड का निर्माण किया जाता है कि इसकी त्रिज्या जो है वो इसकी परिधि की तुलना में कम रहे। टॉरॉइड एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए काम में ली जाती है, ये तो हम समझ ही चुके हैं। अब अगर हम टॉरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना चाहें तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक टॉरॉइड है जिसमें टोटल n फेरे हैं, n फेरे इसमें लगे हुए हैं, और ये जो टॉरॉइड है इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल ऑफ R है। टॉरॉइड से जो विद्युत धारा बह रही है वो I धारा बह रही है। यदि मैं इसमें एक बंद लूप इस तरीके से वृत्ताकार इसके सेंटर से होता हुआ लूँ, तो इस बंद लूप से संबद्ध जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उस चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकल है यानी कि B.dl। अब देखिए, जब हम रेखीय समाकल B.dl ले रहे हैं तो इसका मतलब जो अल्पांश हमने लिया है वो इस बंद पथ के ही किसी हिस्से पर हमने अल्पांश लिया है। इस अल्पांश dl के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल है वो μ0 इंटू समीशन ऑफ I के बराबर होता है। यहाँ पर चूँकि हम पहले ही कह चुके हैं परिनालिका की तरह टॉरॉइड में भी चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान होता है। यहाँ अगर मैं इसे डॉट को हटाना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ B.dl cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू μ0 इंटू समीशन ऑफ I। अब हमारे पास में यहाँ दो चीज़ें हैं जिनके मान हमें ज्ञात करने हैं। एक थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, एक I का। थीटा का मान ज्ञात करने के लिए B.dl से जो B और dl की दिशाएं हैं वो हमें देखनी पड़ेगी। मान लीजिए कि ये एक आपके पास में वृत्ताकार भाग है जिसमें विद्युत धारा कुछ इस प्रकार से बह रही है, तो जो विद्युत धारा की दिशा है उसके अकॉर्डिंग हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा राइट हैंड के अंगूठे के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि यदि हम अपनी मुड़ी हुई उंगलियों को विद्युत धारा की दिशा में रखें तो ये जो अंगूठा है नीचे की ओर, ये अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को थोड़ा सा साफ दिख जाए, इसलिए मैं इसकी पोजीशन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, कैमरे की पोजीशन को, अभी थोड़ा साफ दिखेगा। यदि हम मुड़ी हुई उंगलियों को धारा की दिशा में रखें, ये धारा की दिशा में अपने सीधे हाथ की मुड़ी उंगलियां रख दी, तो जो अंगूठा है जो कि नीचे की ओर है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो धारा है वो कुछ इस प्रकार से बह रही है, यानी कि सामने से जाती हुई आगे की तरफ बह रही है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इस फेरे के लिए इसके सेंटर से निकलने वाले अक्ष की दिशा में होगी, यानी कि इस स्पर्श रेखा की दिशा में। इसी प्रकार से प्रत्येक फेरे के लिए हम देखें तो इस प्रकार की बहुत सी स्पर्श रेखाएं हमारे पास में आएगी। तो अगर मैं इस अल्पांश पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना चाहता हूं तो यहाँ जो फेरा है जिसमें विद्युत धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो अंगूठे की दिशा में यानी कि स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। ये स्पर्श रेखा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है इस बिंदु पर, और इसी बिंदु पर अगर अल्पांश की दिशा निकालनी है तो वो भी स्पर्श रेखा की दिशा में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है वो हो जाएगी 0 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास में 0 डिग्री हो गई है। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाने से हम यहाँ लिख सकते हैं
कि जो कॉस थीटा है वो हो गया है अब कॉस 0। कॉस थीटा हमारे पास में हो गया कॉस 0, और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं फिर से कैमरा की पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये साफ नज़र आए। कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1, ये इस इक्वेशन में हम रख दें तो हमारे पास में आएगा b इंटू डी एल इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप cos 0 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू म्यू 0 इंटू समीशन ऑफ आई। अब हमें समीशन ऑफ आई की वैल्यू निकालनी है। समीशन ऑफ आई क्या है? ये जो वृत्ताकार भाग है इसे विद्युत धारा कितनी बार क्रॉस कर रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक वृत्ताकार भाग है। हम ये देख सकते हैं कि ये जो फेरा है वो यहाँ से निकलता है और ये एक बार इसे क्रॉस कर रहा है, फिर ये घूम के आ रहा है और फिर दूसरी बार इसे क्रॉस कर रहा है, फिर घूम के आ रहा है, फिर तीसरी बार इसे क्रॉस कर रहा है, फिर घूम के आ रहा है चौथी बार, घूम के आ रहा है पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, यानी जितने फेरे हैं उतनी बार ये इसे क्रॉस करता है। तो अगर मैं इसमें फेरों की संख्या कैपिटल N मानूं, कितनी मानूं? कैपिटल N, तो हम कहेंगे ये N बार इसे क्रॉस करेगा। इस हिसाब से अगर एक फेरे से आई धारा बह रही है तो N बार धारा आई से क्रॉस करेगी, यानी कि जो क्रॉसित धारा है जो इस वृत्ताकार भाग को धारा क्रॉस करे, यानी प्रत्येक फेरे से निकलने वाली धारा इसको एक बार बाहर ये पीछे से जाकर के वापस जब आगे की तरफ आती है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं पीछे से जाकर के वापस आगे आ रही है। जैसे कि इस पेन में हम देखें कि ये उंगलियां हैं, अगर ये धारा की दिशा को बताएं तो ये पीछे से जाकर के और वापस आगे की तरफ आ रही हैं। इसी प्रकार से ये फेरे भी पीछे से जाकर के वापस आगे की तरफ आते हैं। तो एक बार इसे क्रॉस करते हैं, n फेरे होंगे तो n बार इसे क्रॉस करेंगे। तो समीशन ऑफ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? समीशन ऑफ आई की वैल्यू हो जाएगी फेरों की संख्या गुणा एक फेरे से प्रवाहित विद्युत धारा, एक फेरे से प्रवाहित विद्युत धारा। ठीक है, तो समीशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू, अगर फेरों की संख्या को हम कैपिटल N माने, एक फेरे से प्रवाहित जो विद्युत धारा है उसको हम I माने, तो ये हो जाएगा N इंटू आई। ये यहाँ पर रख दीजिए तो आपके पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू 0 इंटू N इंटू आई। अब यहाँ पर चूँकि चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान है तो चुंबकीय क्षेत्र B को इंटीग्रेशन से बाहर लिया जा सकता है। इंटीग्रेशन DL बराबर म्यू 0 N इंटू आई। इंटीग्रेशन DL का मीनिंग है जो अल्पांश हमने यहाँ इस वृत्ताकार जो मध्यवर्ती आर त्रिज्या का जो वृत्ताकार हमने लूप माना है, इस लूप पर जो हमने ये अल्पांश लिया है, ऐसे बहुत सारे अल्पांशों में इस लूप को हम बांट दें और उसकी लंबाइयों को जोड़ दें तो जो भी हमारे पास में आएगा वही इंटीग्रेशन DL का मान होगा। और हम सब जानते हैं कि किसी भी वृत्ताकार भाग के अगर हम n टुकड़े भी कर दें या कितने भी टुकड़े करें उन सबको जोड़े तो उसकी जो लंबाई है वो परिधि के बराबर आती है। तो जो DL का मान है, इंटीग्रेशन ऑफ DL का मान ये 2 पाई इंटू आर के बराबर होगा। ये जो मान है वो इस समीकरण 1 में हम रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास में b इंटू 2 पाई इंटू आर बराबर म्यू 0 इंटू N इंटू आई। यहाँ से हम लिख सकते हैं b बराबर म्यू 0 N इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। अब अगर मैं ये जो टॉरॉइड है इस टॉरॉइड के लिए इकाई लंबाई में फेरों की संख्या निकालना चाहूँ तो हम यहाँ पर स्मॉल n को, जिसे एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हम कहते हैं, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की जो संख्या है वो होती है स्मॉल n, और स्मॉल n का मान कुल फेरों की संख्या n में जो कुल लंबाई है उसका हम भाग दे दें। चूँकि ये भाग वृत्ताकार भाग है और वृत्ताकार भाग की जो कुल लंबाई होती है वो परिधि के बराबर होती है, यानी 2 पाई आर के बराबर होती है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2 पाई आर। आप इसको ध्यान से देख रहे होगे तो ये समीकरण जो हमारे पास में परिनालिका में आई थी वो की वही है, बस फ़र्क इतना सा है कि वहाँ L हुआ करता था क्योंकि परिनालिका की लंबाई L थी, अब इसने वृत्ताकार रूप ले लिया है तो यही लंबाई L जो है वो परिधि बन गई है, इसलिए हम इसको 2 पाई आर कह रहे हैं। तो स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन 2 पाई आर इस समीकरण में अगर हम रख दें तो हमारे पास में जो मान आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। चुंबकीय क्षेत्र B
चुंबकीय क्षेत्र B इंटू इज इक्वल्स टू म्यू जीरो इंटू स्मॉल n इंटू आई। हमने जो n अपॉन 2πr था उसकी जगह स्मॉल n रख दिया है। यदि कोई म्यू r चुंबकशीलता का माध्यम उपयोग में लिया जाए, माध्यम की उपस्थिति में अगर हम निकालें तो B का जो मान है वो म्यू जीरो की जगह आ जाएगा म्यू इंटू एन आई, और म्यू की जो वैल्यू होती है वो म्यू जीरो इंटू म्यू आर के इक्वल होती है। यहाँ पर बस फ़र्क कितना सा पड़ा है, जो स्मॉल n की वैल्यू है वो परिनालिका में हम लेते थे कैपिटल N अपॉन L, और जो टॉरॉइड है उसमें हम ले रहे हैं कैपिटल N अपॉन 2πr। बस फ़र्क इतना सही है, लेकिन यहाँ पर L और 2πr दोनों सेम ही हैं। ये भी उस परिनालिका की लंबाई थी और ये इस टॉरॉइड जिस परिनालिका को मोड़ करके बनाया गया है उसकी लंबाई है। तो बात एक ही है, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप चुंबकशीलता निकालना चाहें, चुंबकन क्षेत्र निकालना चाहें, तो चुंबकन क्षेत्र की जो वैल्यू होगी H की वो हो जाएगी B अपॉन म्यू जीरो, जो कि होगी स्मॉल n इंटू आई के इक्वल होगी, और माध्यम की उपस्थिति में यहाँ म्यू आर और आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी टॉरॉइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था। अब हम